हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं हाइड्रोकार्बन्स का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनमें भी मैं दो ही टाइप के पढ़ाऊंगा, बेंजीन एंड टोलुइन। यही दो टॉपिक कवर करेंगे। इन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिनको हम अरीन्स भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अरीन्स। क्लियर है? तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन्हीं दोनों टॉपिक के साथ आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है? देखें, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में किसकी? बेंजीन की। ठीक है, इससे जस्ट पिछले ही सेशन में मैंने आपको एरोमेटिसिटी की कंडीशन बताई थी। उसमें मैंने हकल्स रूल के बारे में बात करी थी। मैंने क्या बोला था? वहां पे पढ़ाया था 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉल्व करना सिखा चुका हूं। क्लियर है? ये आपको आना चाहिए था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हकल्स रूल फॉलो करते हैं, वो सारे एरोमेटिक कैरेक्टर लगते हैं। इसी बेसिस पे दो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस करा रहा हूं, बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, बेंजीन की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H6। ये होता है बेंजीन। ठीक है, क्या होता है? C6H6 H6। डायग्रामेटिक व्यू कुछ इस प्रकार से होता है इसका। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, रेजोनेंस में सिखा चुका हूं इसके। और यहां पर पाई जाती है साइक्लिक रेजोनेंस। और हर कार्बन पे कौन बैठा होता है? एक हाइड्रोजन। कौन बैठा होता है? एक हाइड्रोजन। तो इस बेसिस पे फॉर्मूला बनता है C6H6। और यहाँ पे पाई जाती है साइक्लिक रेजोनेंस। क्या पाई जाती है? साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, अब बात आती है इसको डिस्कवर किसने किया, क्या क्या चीजें हुई, तो वो सुन ले। थोड़े से मेन 3 पॉइंट्स हैं। इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? माइकल फैराडे ने। लैब में सबसे पहली बार जो सिंथेसिस किया था वो किया था बर्थलॉट ने। और इसको कोल्टार, इससे कोल्टार से इसको जो ऑब्टेन किया या आइसोलेट किया गया। कोल्टार में बेंजीन होता है बेटा, और भी होते हैं, टोलुइन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, बट उस कोल्टार में से जो बेंजीन आइसोलेट करने वाले थे वो थे हॉफमैन। ये बेसिक से 3 जनरल पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। डिस्कवरी किसने करी? माइकल फैराडे ने। इसको लैब में सिंथेसाइज किसने किया? बर्थलॉट। इसी बेसिस पे एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, बर्थलॉट सिंथेसिस। बर्थलॉट ने यही वो वाली रिएक्शन ही कराई थी जिससे हम बेंजीन बनाते हैं। और साथ ही साथ लास्ट हॉफमैन ने कोल्टार में आइसोलेशन कराया, आइसोलेट किया कोल्टार में से किसको? बेंजीन को। डेफिनेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह ही कराया गया था। चलें आगे देखें। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, बेसिक सी चीज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक जैसे पढ़ाया वैसे चलेगा। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूं मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अभी बर्थलॉट सिंथेसिस नहीं है, इसमें आगे आएगी बर्थलॉट सिंथेसिस। बट जरूरी थोड़ी है कि केवल बर्थलॉट से बनाया है, वो सबसे पहले बना दिया था उन्होंने, ये अलग बात है। अब तो और भी प्रोसेसेस है जिससे हम बेंजीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड किससे? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या उसके सॉल्ट और इट्स सॉल्ट, या तो बेंजोइक एसिड या उसके सॉल्ट के डीकार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, तो सॉल्ट लिया मैंने, सोडियम बेंजोएट। कौन है ये? सोडियम बेंजोएट। कुछ नहीं कराया, डीकार्बोक्सिलेशन कराया विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। NaOH और CaO को कहते हैं सोडा लाइम। सिखा चुका हूं ये सारे रिएजेंट। कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी रिएक्शन होगी, देखिएगा जरा इधर से। ये तो COONA चला जाएगा और इधर से केवल NaO जाएगा। NaOH में से NaO निकल गया और इधर से COONA, ये मिलके बन गया Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। क्लियर है? ये C6H5 और NaOH में से हाइड्रोजन निकल के ज्वाइन हुए, C6H6 बन गए। क्या? C6H6 बेंजीन बन गया और CaO अलग निकल जाता है। CaO अलग, तो कुछ नहीं, बेसिक सा है, सोडियम बेंजोएट में से CONA निकाल दिया। क्लियर है? तो एक तरफ से CO2 निकला है, एक तरीके से ये CO2 निकल के बाहर आ गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन है किसकी? बेंजोइक एसिड या उसके सॉल्ट। दैट्स इट, सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरी सुने, फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल। कुछ नहीं, सीधा रिडक्शन कराओ। फिनॉल को जिंक के साथ हीट कर दो, डिस्टिल कर दो, एक ही बात है। फिनॉल को जिंक के साथ डिस्टिलेशन में भेज दिया जाए, जिंक इस फिनॉल को, इस ऑक्सीजन को लेके गायब हो जाता है, ZnO बना लेता है और ये फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में, बेंजीन। दैट्स इट, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, आनी चाहिए। चले आगे, अगली देखें। तीसरी मैं बात कर रहा हूं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कुछ नहीं करना, बेसिक सी रिएक्शन है, याद करनी है, एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। क्लियर है? हाँ या ना? बेसिक रिएक्शन है, सब याद करनी है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसके साथ? हाइड्रोलिसिस करा दो आप।
क्या करा दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करा दो। HOH के साथ रिएक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ही होता है, लिख लेना यहाँ हाइड्रोलिसिस है। तो इधर से तो SO3H निकला और इधर से OH निकला, तो क्या बन गया H2SO4। इस H को पकड़ियो और इस C6H5 को पकड़ियो, बेंजीन बना देना। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। क्लियर है, कैसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला कैसे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl से भी हम बना सकते हैं, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, इससे डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। बहुत बेसिक सी है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डायरेक्टली किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन एक तरीके से। तो वही लिखा है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इसको हीट करा जाता है किसकी प्रेजेंस में, या तो आप C2H5OH ले लो, या आप H3PO2 ले लो एंड फॉर्मिक एसिड ले लो। क्लियर है, इन तीनों में से कोई भी एक हो और हीट करेंगे आप तो ये N2Cl हट जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, H लग जाएगा, N2 अलग, HCl अलग और हाइड्रोजन अलग, आई मीन बेंजीन अलग। क्लियर है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बन के आता है, डायरेक्ट कन्वर्ट होता है डायजोनियम इनटू बेंजीन। किसकी प्रेजेंस में, इथाइल अल्कोहल या H3PO2 या HCOOH। क्लियर है, अगला देखें, अगली है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक रिएक्शन ये सिखा चुका हूं, एरोमेटाइजेशन कराना, एल्केन में लिखाई थी मैंने वाली रिएक्शन, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है। हेक्सेन लिया, नॉर्मल हेक्सेन, हीट कर दियो 620 डिग्री सेल्सियस तक, किसकी प्रेजेंस में, Cr2O3 ले ले, CuO ले सकता है, Al2O3 ले सकते हो, V2O5 या हीट कुछ भी ले सकते, हीट तो करनी पड़ेगा 620 तक पहुंचाना है, तो सीधा एल्केन कन्वर्ट होता है काय में, बेंजीन में, और क्या निकल जाएंगे, हाइड्रोजन। तो नॉर्मल हेक्सेन कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन इन रिएजेंट की वजह से, इन रिएजेंट की वजह से कोई भी एक ले सकते हो, या तो Cr2O3 ले ले, CuO ले ले, Al2O3 ले ले, V2O5 ले लो, कुछ भी, ठीक है। सीधा नॉर्मल हेक्सेन कन्वर्ट इनटू बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन, प्रोडक्ट बनता है। चले आगे, अगला लिखना। अगली है सबसे फेमस रिएक्शन, एल्काइन में लिखाई हुई है, पॉलीमराइजेशन, वो भी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मैंने बोला था वहां पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन लिख रहे, देख लेना जाके एल्काइंस में। इथाइन लिया है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के ऊपर हीट करेंगे, प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। CH है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि एक वैलेंसी यहां फ्री हो गई, एक वैलेंसी यहां फ्री हो गई। इसी तरीके से यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, ठीक है, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये सबके ट्रिपल बॉन्ड टूटे, फ्री वैलेंसीज क्रिएट हुई, ज्वाइन हो गए, क्या बन गया, बेंजीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाती है। एल्काइन की रिएक्शन है, लिखा चुका हूं, किसकी प्रेजेंस में होता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में। क्लियर है, हाँ या ना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बर्थेलॉट सिंथेसिस। यही काम किया था किसने, बर्थेलॉट ने। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है बर्थेलॉट सिंथेसिस। लिख लीजिएगा, नाम लिखा चुका हूं ऊपर साइंटिस्ट का, क्या लिखना है आपको, बस सिंथेसिस लगाना है। तो इसी रिएक्शन को ही हम कहते हैं बर्थेलॉट सिंथेसिस। उसने एल्काइन की मदद से बेंजीन क्रिएट करके दिया था बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगला, अब ये हॉफमैन सिंथेसिस है, हॉफमैन ने ऑब्टेन किया था। इसने क्या किया, कोल्टार का एक बाय प्रोडक्ट होता है लाइट ऑयल, ठीक है। जब सेपरेशन कर रहे होते हैं हम कोल्टार वगैरह का, तो वहां पर एक लाइट ऑयल जैसी चीज बनती है, मतलब कंप्लीट कंबशन वगैरह बाकी चीजें हटा उठू के लाइट ऑयल बचता है एक, ठीक है। और ये लाइट ऑयल हमें मिलता है कोल्टार से। कैसे मिलता है, कोल्टार से। और ये किसने काम कराया, हॉफमैन ने काम किया। अब ये लाइट ऑयल में होता क्या है, लाइट ऑयल में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बेंजीन होता है, टॉल्यूइन होता है, पायरॉल होता है, पायरिडीन होता है, फिनॉल होता है, थायोफीन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक चीज नहीं होती उसमें। क्लियर है, तो उसको हम सेपरेट करते हैं पहले। तो लाइट ऑयल में पर मेजर क्वांटिटी में हम लोग बेंजीन ही पाया जाता है, इसी को सेपरेट करना, आइसोलेट करना होता है, ठीक है। तो लाइट ऑयल जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम कोल्टार से ऑब्टेन करते हैं। और इस लाइट ऑयल में एसिडिक और बेसिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है, किसके अलावा, बेंजीन के अलावा। बेंजीन तो होगा ही होगा, वो अच्छी मात्रा में होगा, और साथ ही साथ इंप्योरिटीज भी होती है, दोनों होती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो वही लिखा है, लाइट ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कोल्टार कंटेन एसिडिक एंड बेसिक इंप्योरिटीज। क्लियर है, अब बेंजीन चाहिए तो पहले तो इंप्योरिटीज छानो, तो वही काम किया जाता है टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज। तो दो तरीके से करेंगे, पहले बेसिक हटाएंगे फिर एसिडिक इंप्योरिटीज हटाएंगे। तो टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज जैसे कि एनिलीन, पायरॉल, पायरिडीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, इस लाइट ऑयल को क्या कर देते हैं, वॉश कर दिया जाता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो कुछ नहीं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इस सॉल्यूशन को वॉश कर दिया जाता है।
और वहीं पे इसके जस्ट बाद हम एसिडिक इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं जैसे कि फिनॉल और थायोफीन। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फिर इस सॉल्यूशन को वॉश कर देते हैं हम लोग एक्वस NaOH के साथ। तो पहले तो H2SO4 के साथ वॉश करके हम बेसिक इंप्योरिटीज हटा लेते हैं और फिर NaOH के साथ वॉश करके हम एसिडिक इंप्योरिटीज हटा लेते हैं, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसको भी वॉश कर लिया जाता है नॉर्मल वाटर से। तो थोड़ा बहुत जो भी रह गया होगा वो पानी के साथ हटा दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे पहले तो इंप्योरिटीज रिमूव करी जाती है लाइट ऑयल में से। किसमें से? लाइट ऑयल में से। अब क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि बेंजीन चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? बेंजीन। इसमें बेंजीन होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वो बाद में मिलेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मिलता है। बट उससे पहले जो हम इंप्योरिटीज आसानी से हटा सकते हैं पहले उन्हें हटा लिया जाता है। तो एसिडिक बेसिक इंप्योरिटीज जितनी भी होती है इस लाइट ऑयल में जो कोल टार से बना है उसको हम हटा लेते हैं वॉश करके। एक बार डाइल्यूट H2SO4 के साथ बेसिक इंप्योरिटीज हट जाएंगी, NaOH के साथ एसिडिक हट जाएंगी, और लास्ट में वाटर के साथ बिल्कुल क्लीन कर लिया जाता है। अब उसको सुखाया जाता है। जो सॉल्यूशन मिला हमें वाटर के साथ वॉश करने पर उस सॉल्यूशन को सुखाया जाता है। ठीक है? क्या किया जाता है? उसे बिल्कुल ड्राई कर लिया जाता है। तो वही लिखा है देन इट इज ड्राइड एंड अलाउड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसे ड्राई कर लेते हैं, जितना भी वाटर वेपर्स था वो ड्राई करने का मतलब जितना भी वाटर से जब वॉश करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तो बिल्कुल थोड़े बहुत भी पानी के मॉलिक्यूल रहने नहीं चाहिए, वो सब हटा दिए जाते हैं ड्राई करने पर। क्लियर है? और फिर उस लाइट ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भेज दिया जाता है। तो जब ये लाइट ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाता है प्योरीफाई होने के बाद, तो हमें 3 फ्रैक्शन देता है, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे। पहला फ्रैक्शन देता है ये 80 to 110 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा फ्रैक्शन देता है 110 से 140 डिग्री सेल्सियस पे, और तीसरा फ्रैक्शन देता है 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये होते क्या है फ्रैक्शन? कुछ नहीं, मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। पहला मिक्सचर जो मिलता है वो 90% बेंजोल का होता है, दूसरा मिक्सचर जो होता है वो 50% बेंजोल का होता है, और तीसरा जो मिक्सचर होता है वो 30% बेंजोल का। और इन तीनों में बस बेंजीन का फर्क है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। इसमें बेंजीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी कम, और इसमें बहुत कम, ना के बराबर। तो हमें 3 फ्रैक्शन पाए जाते हैं, 80 पे, 110 से 140 पर, 140 से 160 पर। तो 80 पे जो मिलने वाला मिक्सचर है वो होता है 90% बेंजोल बोला जाता है। तो ये बेंजोल कोई बेंजीन नहीं है, ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है। इसमें और भी चीजें प्रेजेंट रहती है, मैं लिख देता हूं क्या है। ये एक मिक्सचर है, 90% बेंजोल होते ये दोनों भी मिक्सचर है, बट हमें मतलब होता है इससे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में बेंजीन पाया जाता है। तो 3 फ्रैक्शन मिले, फर्स्ट फ्रैक्शन 80 से 110, सेकंड फ्रैक्शन 110 से 140, थर्ड फ्रैक्शन 140 से 160। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन? 90% बेंजोल। अब इसमें प्रेजेंट क्या होता है? 90% बेंजोल में 81% तो बेंजीन होता है, 15% टॉलिन होता है, और रेस्ट पार्ट जितना भी बचा होता है वो जाइलिन और इम्प्योरिटीज का होता है। बस फर्क इन दोनों में यही है, इन तीनों में यही है, बस बेंजीन का अमाउंट बदलता चला जाता है, बेंजीन बदलता चला जाता है। तो हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन को। क्यों? हमें उसमें क्या मिल रहा है? 90% बेंजोल। तो उसी को आगे प्योरीफाई कर लिया जाता है, उसी को आगे प्योरीफाई कर लिया जाता है। ठीक है? तो हमें क्या का मतलब है किससे? 90% बेंजोल से। तो हमें 3 फ्रैक्शन भले ही मिले लाइट ऑयल से, पर हमें मतलब किस होता है? फर्स्ट फ्रैक्शन से, क्योंकि उसमें मिलने वाला पहला फ्रैक्शन 90% बेंजोल होता है, जिसमें 81% बेंजीन पाया जाता है, और 15% मात्रा में टॉलिन होता है, और बाकी तो सब इंप्योरिटीज, जाइलिन या इंप्योरिटीज होती हैं। बट देख लो बाकियों में इतना बेंजीन नहीं होता। ठीक है? अब बेंजीन मिल गया, हमें पता है किसमें बेंजीन मिलना है, तो कुछ नहीं, अब इस 90% बेंजोल को फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करा लेते हैं। तो वही लिखा है बाय फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ 90% बेंजोल। अब ये लाइट ऑयल का नहीं करा रहे हैं, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन मिला है लाइट ऑयल से उसको करा रहे हैं, जो कि कौन है? 90% बेंजोल है। तो वही लिखा है बाय फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ 90% बेंजोल वी ऑब्टेन बेंजीन एट 80 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो किस टेम्परेचर पे मिलता है बेंजीन? 80 डिग्री सेल्सियस। और जो बचा रह जाता है, और बचा खुचा बेंजीन या उसके ट्रेसेस बाद में ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। तो वही लिखा है द ऑब्टेन बेंजीन, वो तो बाद में थोड़ा बहुत अमाउंट में फिर भी रह जाएगा। ठीक है? उसको मतलब इतना कंसीडर नहीं किया जाता, रह जाता, कोई बात नहीं। ठीक है? बट जो हमें यहां से बेंजीन मिला होगा अभी भी वो 100% प्योर नहीं होता। उस बेंजीन में अभी भी ट्रेसेस रहते हैं, किसके? थायोफीन के। किसके रहते हैं बेटा ट्रेसेस? अभी भी थायोफीन। थायोफीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू कराई थी तभी सिखा दिया था मैंने बोला था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये SH लगा होता है उस पर। कौन बैठा होता है?
H और यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ इसको कहते हैं थायोफीन। क्लियर है? तो कुछ नहीं, जो हमने बेंजीन ऑब्टेन किया उसमें कुछ ट्रेसेस इस थायोफीन के भी एज एन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं स्टिल, इतना कंसेंट्रेट, इतना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद भी रह जाता है, बट बहुत कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आसानी से हटाया जा सकता है। वापस से इस बेंजीन को किसके साथ वॉश कर दिया जाता है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्लियर है? अब जो हमें मिलेगा बेंजीन वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर बेंजीन होगा। क्लियर है? दैट्स इट। ये तरीका था भैया लाइट ऑयल से जो हॉफमैन ने यूज किया था काई के लिए, बेंजीन को ऑब्टेन करने के लिए। लाइट ऑयल बोल लो या कोल टार बोल लो, एक ही बात है। चले आगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बेसिक से आपके क्या थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑब्टेनिंग बेंजीन। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होंगे। बहुत बेसिक से, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। डिकार्बोक्सिलेशन फिनॉल से, सल्फोनिक एसिड से, डायजोनियम क्लोराइड से, एरोमेटाइजेशन से, बर्थिलॉट सिंथेसिस एंड हॉफमैन। दैट्स इट। क्लियर है? चलें आगे। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप याद रखें। क्या? सबसे पहली बात, कलरलेस लिक्विड होता है और खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है बेंजीन की। दूसरा, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तीसरा, वाटर से हल्का होता है, फ्लोट करता है अगर पानी में मिलाओगे तो। और वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 80 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो 5.5 डिग्री सेल्सियस। बेसिक से पॉइंट से याद हो जाने चाहिए। चले आगे, इतनी खास कोई बात है नहीं। मेन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये बहुत सारी केमिकल बिहेवियर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज 12th में जाकर भी रिपीट होती हैं, बहुत सारी जगह रिपीट होंगी। क्लियर है? कुछ कुछ रिएक्शंस तो 2-3 बार रिपीट हो जाती है इसकी। चले आगे देखेंगे। तो मैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, कंबशन। कंबशन एक तरीके की ऑक्सीडेशन ही है। जनरली बेंजीन ऑक्सीडेशन करता नहीं है, बट कंबशन तो कराया जा सकता है। कुछ नहीं, आग लगानी है, हीट कर दो, CO2 वाटर बना देते हैं, कंबशन कराएंगे कंप्लीट। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। बेंजीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कंप्लीट कंबशन क्या करेगा? CO2 और वाटर बैलेंस करना और कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन के नाम पर ये जनरली कंबशन करा देते हैं हम लोग, क्योंकि बेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है, स्टेबल कंपाउंड एक तरीके का। तो वही लिखा है, बेंजीन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नॉर्मल वाले होते हैं उनसे अनअफेक्टेड रहता है बेंजीन, जैसे कि एसिडिक KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr O4। तो इन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी बेंजीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये शो नहीं करता है। कुछ हद तक करता है, अब किसके साथ क्या करता है वो बता दे रहा हूं। तो 2 रिएक्शन शो करता है ऑक्सीडेशन वाली, एक तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 और AgO या Ag2O2 एक ही बात होती है इसके साथ, और दूसरा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। तो वही ये लिखा हुआ है। तो अगर ये कंसंट्रेटेड HNO3 और AgO के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है पैराबेंजोक्विनोन में। वो रिएक्शन को छेड़ है, बेंजीन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड AgO है, सीधा पैराबेंजोक्विनोन, ये होता है पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है? और वहीं पे यही काम अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड 450 डिग्री सेल्सियस पे काम कराएं तो ये मैलिक एनहाइड्राइड, MALEIC, स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लीजिएगा, मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एनहाइड्राइड में। क्या हुआ? ये रिएक्शन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है का 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, ये कंपाउंड बन गया, 2 CO2 निकाल लियो। ठीक है? हाँ या ना? दिस इज मैलिक एसिड, स्पेलिंग ई और लगा लियो बेटा, LEIC। क्या बना पहले? मैलिक एसिड, जिसको हल्का हीट क्या करना है, वैसी टेम्परेचर इतना ज्यादा है, क्या लूज कर देगा? वाटर। दिस इज वाटर गायब। कौन गायब? -H2O। कौन गायब? वाटर। एंड कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एनहाइड्राइड, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, MALEIC। काय में कन्वर्ट हो गया? मैलिक एनहाइड्राइड में। तो फर्क याद रखें, इसके साथ पैराबेंजोक्विनोन, इसके साथ मैलिक एनहाइड्राइड। एसिड तक मत छोड़े आना, एनहाइड्राइड बनता पूरा। 450 डिग्री सेल्सियस कोई कम टेम्परेचर नहीं होता, 450 डिग्री सेल्सियस कोई कम टेम्परेचर नहीं होता। क्लियर है? तो सिंपल सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है, करता भी है तो कंबशन करता है, और अगर करेगा भी तो इन्हीं दोनों के साथ करता है ऑक्सीडेशन में, और कुछ नहीं कर सकता ये। चले आगे, अगला हाइड्रोजनेशन की बात करें, बहुत बेसिक सी बात, हाइड्रोजनेशन तो करेगा ही करेगा। इस रिंग का मतलब तो सब जानते हैं, ऑल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने, सॉरी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कितने? 3 होते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ बेंजीन के लिए, ये रहा। अगर आप जानते हैं तो शायद आप लोगों को याद होगा, 3 डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ हाइड्रोजन लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। तो कितने लगा दिए मैंने? 3 हाइड्रोजन। तो वही किया है मैंने, बेंजीन में 3 हाइड्रोजन भेज दियो,
तो आई मीन 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए ना, तो 6 हाइड्रोजन भेजे तो सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला इसका क्या होता है C6H6, बट इसका क्या होगा C6H12। क्लियर है? हाँ है ना, बेंजीन कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोहेक्सेन। वहीं पे रेड फास्फोरस HI के साथ भी यही हुआ, बेंजीन कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन, बट कुछ अमाउंट में मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी बन जाता है, आइसोमर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड फास्फोरस HI के साथ साइक्लोहेक्सेन के साथ कुछ अमाउंट में मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी बन जाता है। सिंपल हाइड्रोजनेशन है, रिडक्शन एक तरीके की। क्लियर है? चलें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन के लिए। ये बहुत खतरनाक है, खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, इजी रिएक्शन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंडीशन आसानी से समझ में नहीं, समझ आ जाएगी बट जब पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो शायद गौर नहीं कर पाते उस पॉइंट पर। क्लियर है? दो फर्क होते हैं बेटा। हैलोजनेशन दो तरीके से कराया जाता है। पहली बात, सनलाइट तो होनी ही होनी चाहिए, सनलाइट तो होनी ही होनी चाहिए, मतलब रेज एच न्यू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कंपलसरी होती है हैलोजनेशन कराने के लिए, ये तो होनी ही होनी चाहिए। बट एक पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, वो है हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट। एक केस में कैटलिस्ट लूंगा मैं, दूसरे केस में कैटलिस्ट हटा देंगे। अब हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट होते कौन कौन से हैं? एक होता है एनहाइड्रस AlCl3, सुन रखे हैं आपने, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस PCl5, ये होते हैं हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट। दीज आर हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट। तो हैलोजनेशन दो टाइप से कराएंगे। सनलाइट तो जरूरी होती है, बिना सनलाइट के हैलोजनेशन हो ही नहीं हो सकती, बट इनके बिना हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कैटलिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अब होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और ये कैटलिस्ट नहीं होगा तो तब क्या फर्क पड़ेगा? तो दो केसेस बना दिए इस बेसिस पे। मैंने क्या लिखा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट, और दूसरा केस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट, दोनों प्रेजेंट है। इस केस में केवल सनलाइट प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। फर्क बहुत सिंपल सा है, इस केस में एडिशन होता है, इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखें भाई, कुछ नहीं, बेंजीन है, ये रहा C6H6, क्या हुआ? सिंपल, Cl2 गया, H न्यू क्रिएट हुआ, ये बॉन्ड टूटा। क्या टूटा? ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। क्लियर है? हाँ या ना? जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन पे गए, ये मान ले इस कार्बन पे गया, ये मान ले इस कार्बन पे गया। क्लियर है? तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी, ये Cl2 लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल टूटेंगे, सिंपल सा दो क्लोरीन बनेंगे और दोनों क्लोरीन जाके इन कार्बन पे बैठ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। हाइड्रोजन हटे क्या? नहीं, बट डबल बॉन्ड खत्म हो गया और क्लोरीन ऐड हो गया। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, एडिशन रिएक्शन होती है। दीज आर हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट। ये क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, बट सनलाइट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो पहला केस है ए, सनलाइट प्रेजेंट, हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट एब्सेंट। क्लियर है? एडिशन होता है। अब ऐसे मैंने 4 क्लोरीन और भेजे, तो यहां पर भी ClCl लग जाएंगे और यहां पर भी ClCl लग जाएंगे। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6। हाँ या ना? C6H6Cl6। क्लियर है? तो पहला फर्क देख ले, सनलाइट प्रेजेंट है बट कैटलिस्ट एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ना होने की वजह से फर्क समझ जाएंगे, क्या हुआ है? कैटलिस्ट ना होने की वजह से एडिशन हुआ है, और क्या प्रोडक्ट बना? C6H6Cl6। इसी वजह से इसको नाम देते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नाम यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं फॉर्मूला, देखिएगा C6H6Cl6, नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है? हाँ या ना? इसे हम 666 भी बोलते हैं, इसे हम 666 भी बोलते हैं। क्लियर है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर 666 भी बोलते हैं, या फिर इसे हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? LINDANE, इसी के नाम है सारे। पहला ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया। ठीक है? हाँ या ना? एक और नाम है इसी का ही, इसे कहते हैं गामा एक्सीन। क्या कहते हैं? गामा एक्सीन, GAMAXENE।
इसी को ही बोला जाता है गामेक्सीन। दैट्स इट। क्लियर है? बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, याद हो जानी चाहिए। एडिशन कराया है, हटा रहा हूं, ध्यान से देख लें, लिख ले सारे नाम। क्लियर है? C6H6Cl6। वहीं पर अगर बात हुई सनलाइट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सनलाइट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब क्या फर्क पड़ेगा? कैटलिस्ट आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। कैटलिस्ट आने की वजह से क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन को जैसे इलेक्ट्रोफाइल देखा तो कहे ये तो मेरी फेवरेट रिएक्शन। फेवरेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, यहां कौन है? हाइड्रोजन होगा। तो पूरी रिएक्शन दिखा रखी है मैंने, H+ को हटाएगा, Cl को लगाएगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl के साथ क्या बना के चला जाएगा? HCl, और इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। इसी तरीके से एक और बार कराया हमने इसके साथ प्लस Cl2 के साथ, हाँ है ना, HCl हटा, एक और Cl लग गया। इसी तरीके से बचे हुए चारों पे भी करा दिया, तो सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं, क्लोरीन लगते चले जाते हैं। सारे हाइड्रोजन एक एक करके हट जाएंगे और क्लोरीन लगते चले जाएंगे, और लास्ट में ये हमारा फॉर्मूला बनेगा C6Cl6। क्लियर है? हाँ या ना? जैसे इसमें से ये वाला हटा, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन हटा, HCl, और यहाँ Cl लग गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 हर जगह हाइड्रोजन होंगे, सारे हटाते चलना, Cl लगाते चलना, तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है C6Cl6। फर्क देख ले, वहां एडिशन हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है, दूसरा लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना? C6Cl6। क्या बना? C6Cl6। हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं इसे गामेक्सीन वगैरह मत लिखे आना, वो वही था, ये नहीं है गामेक्सीन। दिस इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन हुई? लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी फॉलो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करेंगे क्लियर होगा। चले आगे। अब नाइट्रेशन में क्या होता है ये देखिएगा, ठीक है ना? तो ये भी ESR जैसी रिएक्शन है बिल्कुल, यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है? अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है NO2। यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखा है, मैं सिखा चुका हूँ ये वाली ESR वाली रिएक्शन जब आपको मैकेनिज्म पढ़ाई थी। यहाँ दो चीज होती है, HNO3 और H2SO4। तो दो रिएक्शन बताई थी मैंने, HNO3 प्लस H2SO4। अब इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ था वहां पे HNO3 को, ठीक है? लिख देता हूं यहाँ N सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये HNO3 बनाया था, और इसको मैंने वहां पर ऐसे लिख रखा था H.HSO4। ये H निकल के यहाँ अटैक करता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है? और ये बनता है कुछ HSO4 माइनस, और ये बनता है OH2 पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये अनस्टेबल होता है, वाटर लूज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस NO2 पे आ जाता है। तो NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं NO2 पॉजिटिव। कुछ ये रिएक्शन चलती है, वहां बताया था मैंने NO2 पॉजिटिव काम करता है। सेम टू सेम ESR है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हटेगा, NO2 जुड़ जाएगा। सेम काम 2-3 बार कराया, तो NO2 का अब इफेक्ट होता है -M, तो अगला जो H हटेगा वो यहाँ से हटेगा। इसके बाद कराया, तो उसके बाद अगला जो H हटेगा वो यहाँ से हटेगा, बट लगेगा कौन? NO2। लगेगा कौन? NO2। सिंपल सा केस है, कोई कलेश की बात नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको कहते हैं हम नाइट्रोनियम आयन, सिखा चुका हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो वही लिखा है। मैकेनिज्म इज इन नहीं है, इज आएगा यहाँ पर ESR, ठीक है? और ये पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, सेम टू सेम डिट्टो रिएक्शन लगाई थी, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के आएगा 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है? एक्सप्लोसिव। याद रखेंगे कैसा होता है बेटा? एक्सप्लोसिव, ठीक है? सिंपल केस है। इसी का दूसरा भाई सल्फोनेशन, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सीधा यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, H इधर से OH इधर से। आप पहले रिएक्शन समझ ले, OH यहाँ से लिया, H यहाँ से लिया, वाटर निकल गया, सीधा SO3H जोड़ दे, पर इस तरीके से नहीं जुड़ता है, ये प्रॉपर रिएक्शन होती है। दो मॉलिक्यूल होते हैं H2SO4 के, एक से H+ आया, इस पे अटैक किया, ये बना H2O पॉजिटिव SO3H, तो ये वाटर लूज हुआ, SO3H पॉजिटिव बन गया। बट एक्चुअल में इस रिएक्शन का ओरिजिनल इलेक्ट्रोफाइल ये होता नहीं है, ये हम बना देते हैं, बट इट इज नॉट एन ओरिजिनल इलेक्ट्रोफाइल। ओरिजिनल जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं
वो ये होता है SO3। यहाँ जो मेन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो ये SO3 काम करता है, वही है SO3H रीअरेंजमेंट होने के बाद इसी में कन्वर्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रोफाइल। रीअरेंजमेंट होने के बाद SO3 इसी SO3H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम काम है, H हटा SO3H बैठ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन है। बेंजीन को हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कैसा वाला है ये, कंसंट्रेटेड, ये भी कैसा है, कंसंट्रेटेड। पिछले वाले केसेस में भी कंसंट्रेटेड ही थे, देख लेना, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। और हाँ, मैंने पिछले जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे तो मैंने इस मिक्सचर का भी नाम बोला था, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम नाइट्राइटिंग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, नाइट्राइटिंग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा चुका हूं ये वाली चीज। चले आगे, अगली देखिएगा। अगली सबसे बेस्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे बेंजीन है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो सबसे पहले ये इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, इससे Cl निकला, AlCl4 नेगेटिव, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। अब करानी आती है, कुछ नहीं करना, H हटाना है, CH3 बिठाना है, तो HCl निकल जाएगा, CH3 बैठ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैक किया, सारी चीजें सिखा चुका हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वही चीज वापस से करके बता दे रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा अनइवन बना दिया मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा, इस वाले बेंजीन को हटा ले जरा, मैं इसकी जगह ये वाला बेंजीन मान ले रहा हूँ, क्योंकि उसको फिर समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। ये बेंजीन थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला बेंजीन में डबल बॉन्ड इसके अलग आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, तो इसलिए ये बेंजीन बना दे रहा हूँ मैं एक नया आपके लिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये मूव किया है, कौन मूव किया, ये वाला, ये जंप किया यहाँ, माइनस इधर प्लस इधर, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर गया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना। अब ये H किसकी फॉर्म में चला गया, H प्लस की फॉर्म में, यहाँ नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, तो ये कुछ इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ कौन बैठ गया, CH3, H प्लस गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज वापस से जंप किया, तो ये थोड़ा प्रोडक्ट सही कर सकते हो आप, ये रहा, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिखा चुका हूँ सारी चीजें। यहाँ बैठ गया तुम्हारा CH3, ये इंटरमीडिएट है बीच का, ये इंटरमीडिएट है। जब ये H प्लस निकल के जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, और जैसे ये कन्वर्ट हुआ, अब डायरेक्ट हम इस स्टेप को ना बना के सीधा H प्लस निकाल के ये प्रोडक्ट बना देते हैं, क्योंकि ये माइनस प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि H प्लस निकलने पर माइनस चार्ज क्रिएट होता है। फाइनल प्रोडक्ट वो बन के आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट इज एन, ये सर सिंपल है, H हटेगा, CH3 आके बैठ जाएगा, तो सिंपल सा केस है। अब डायरेक्ट रिएक्शन कराना याद कर सकते हैं, Cl इधर से, H इधर से, तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HCl। अगर डॉटेड लाइन से बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, HCl गायब, CH3 ज्वाइन। सेम काम है, इसी तरीके की और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई मीन फ्रीडल क्राफ्ट के ही टाइप है ये सारे। CH3Cl के साथ रिएक्ट कराओ, एनहाइड्रस AlCl3 कॉमन रहता है हर जगह। यहाँ मैं बदलता चलूंगा, सारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है ये, सब में इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग बन के आएगा। मैं आपको पहले ही बता दूंगा किसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना है। तो बेंजीन लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, बट अब हमने CH3Cl के साथ ना रिएक्ट करा के CH3COCl। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो ये बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये COC नीचे दिखा देता हूँ, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से H हटेगा, इसका Cl हटेगा, और डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, तो CH3CO ज्वाइन हो गया। क्लियर है, CH3CO ज्वाइन हो गया। दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस प्रोडक्ट का नाम है एसीटोफिनोन कहते हैं, एसीटोफिनोन। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, एसीटोफिनोन, क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। चले आगे, सेम काम है, बस CH3 की जगह PH कर दिया। PH जानते हैं ये होता है फिनाइल, C6H5 होता है, तो यहाँ Cl हटा, यहाँ से H हटा। क्लियर है, CO PH, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा वो PH, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये C पॉजिटिव यहाँ से ज्वाइन हो गया, तो इसे कहते हैं हम बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं बेटा, बेंजोफिनोन, इसे कहते हैं हम बेंजोफिनोन। क्लियर है, दिस इज ऑल्सो अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वहीं पे अगर हम NH2OH के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ, NH2OH, मेरे ख्याल से जानते हैं किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन है यार,
हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो बहुत सिंपल सा केस है, हाँ या ना, OH हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से कौन डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, ये NH2 पॉजिटिव जुड़ गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन। इसे कहते हैं फॉस्जीन, COCl2। कौन है ये, COCl2। इसको दिखा भी देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, ये होता है। अब इसमें से कौन गया, एक Cl चला जाएगा, कौन चला जाएगा, एक Cl, इधर से कौन जाएगा, H। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देख ले, ये जब Cl निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। क्लियर है, इससे जुड़ जाएगा, H हटेगा, यहाँ से Cl लेके भाग गया, अब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो देख ले, COCl ज्वाइन कर दिया, COCl ज्वाइन, इसे कहते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, बेंजोइल क्लोराइड। एक और केस देख, अब क्या है, CH2Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, CH2Cl2। तो इस केस में हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल का है, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन निकल जाएगा, एक बेंजीन ये क्या, देखियो ध्यान से जरा, एक बेंजीन ऊपर बनाई हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, दोनों इस क्लोरीन के साथ, बचेगा क्या, CH2 इधर और इधर, दोनों CH2 इन दोनों बेंजीन के बीच में जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये CH2 है, एक Cl इसका हाइड्रोजन ले गया, एक Cl इसका हाइड्रोजन ले लिया, ज्वाइन हो गए। दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। ये मीथेन है, ये CH4 होता अगर ये हाइड्रोजन होते। तो डाइफिनाइल काय पे जुड़े हैं, मीथेन पे जुड़े हैं। क्या नाम है, डाइफिनाइल मीथेन। क्लियर है। अगला केस, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, Cl हटा, यहाँ से H हटा, तो डायरेक्ट जोड़ दे, CH2 CH2 CH3। बट इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, ये तो ये बनेगा, डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ दियो, बिल्कुल बनेगा। बट इस कार्बोकेटाइन में हम और स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट पूरा लिख लेना। क्या हुआ रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये बन गया कार्बोकेटाइन अब ये वाला। अब मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना कि ये वाला, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा ना कि इसकी वजह से। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो इसकी वजह से बना ये, और इस वाली कार्बोकेटाइन की वजह से बना ये, और ये मेजर होता है। कैसा होता है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर होता है। ये तो नॉर्मल प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। इस पूरे कंपाउंड को हम क्यूमीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्यूमीन, और वही मेजर होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन है। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे क्यूमीन, इसे क्यों मेजर है, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इससे, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन ही होगा इसमें, और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, जानते हैं ये लो आप लोग। क्लियर है। दीज आर सम बेसिक सी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म आती है तो डेफिनेटली ये बेसिक सी रिएक्शन इजी लग रही होंगी। चले आगे, अगला फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, CH2O HCHO। यार कुछ नहीं करना, देख बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, ये वाटर उड़ा दे, क्या उड़ा दे, वाटर, और इन दोनों बेंजीन को CH2 से जोड़ दे, ये रहा डाइफिनाइल मीथेन। यहाँ पर भी ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ डाइफिनाइल। अब जरूरी थोड़ी हर डाइफिनाइल मीथेन फ्रीडल क्राफ्ट से ही बनेगा, ऐसे भी तो बन सकता है यार। चले आगे, अगली किसके साथ, रेड हॉट कॉपर के साथ। किसके साथ, रेड हॉट कॉपर के साथ। पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं, ये चेन जुड़ती चली जाती है। 2 मॉलिक्यूल लिए, रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, डायरेक्ट दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा। क्लियर है। नाम क्या बन गया, डाइफिनाइल। क्या बन गया, डाइफिनाइल। 3 मॉलिक्यूल लिए, रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। क्लियर है। और ये दोनों जुड़ के ये डाइफिनाइल काय पे बैठे हैं, बेंजीन के ऊपर बैठे हैं, तो डाइफिनाइल बेंजीन, दैट्स इट। रेड हॉट कॉपर का इफेक्ट, सिंपल से केसेस है। अगला ओजोनिलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनिलिसिस समझने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देखो CH डबल बॉन्ड CH, थोड़ा ऊपर बना दूं समझ में आ जाएगा, जिससे इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, रुको यहां दिखा देता हूं, ठीक है। देखें, इसको समझाने के लिए थोड़े डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसी सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये मान सकते हो आप ऐसे कुछ। ये आपका बेंजीन आ गया, ठीक है। तोड़ो, बॉन्ड तोड़ने, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां तोड़ो और ऑक्सीजन लगाओ। यहाँ तोड़, यहाँ तोड़, यहाँ तोड़, एक ऑक्सीजन इधर भेज, एक ऑक्सीजन इधर भेज, एक ऑक्सीजन इधर भेज, एक ऑक्सीजन इधर भेज, एक इधर भेज, एक इधर भेज। ये क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO बन गया। ये भी क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3। दिस इज
रिडक्टिव ओजोनिलिसिस सिखा चुका हूं, यही होता है। रिडक्टिव ओजोनिलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऐड करा दो, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनिलिसिस है, डबल बॉन्ड तोड़े, ऑक्सीजन ऐड कराए, ये बना, ये बना। ऐसे कितने बन जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल। और इसका नाम जानते हैं ग्लाइऑक्सल। कौन है ये? ग्लाइऑक्सल, नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है मैंने, ठीक है। चले आगे, अगला देखें। अगली है गटामैन्स कोच रिएक्शन। ये आगे आएगी चैप्टर्स में जब मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा। अभी के लिए याद रखें, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड ड्राई HCl है। कैसा HCl है? ड्राई। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजल डिहाइड बनाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजल डिहाइड की, याद करके रखें अभी के लिए। गटामैन्स कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। दूसरी, पहली है गटामैन कोच रिएक्शन जिसमें सीधा बेंजल डिहाइड बनता है, ज्यादा कोई कलेश की बात नहीं है। अगला फर्क इतना है दोनों रिएक्शन में, इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड करते हैं। इसमें डायरेक्ट बेंजल डिहाइड बनता है, इसमें डायरेक्ट नहीं बनता। यहां पर एक बीच का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम इमिनो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इमिनो कंपाउंड के नाम से। कुछ नहीं, बेंजीन है, HCN है, HCl ड्राई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहां पर डायरेक्ट ये पूरा जुड़ जाता है। CH डबल बॉन्ड NH सिंगल डॉट HCl एसिडिक मीडियम में, इसे कहते हैं इमिनो कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बेटा? इमिनो कंपाउंड है, ठीक है, हाँ या ना। अब इसकी क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं, O इसके साथ भेज दियो, H2 इसके साथ भेज दियो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दियो, ऑक्सीजन को CH के साथ भेज दियो, H2 को इधर, तो इधर क्या बन जाएगा? NH4Cl, और ये क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। सिंपल केस है, बस इमिनो कंपाउंड वाला केस यहाँ बढ़ जाता है। तो इमिनो कंपाउंड क्या होता है? बेंजीन में CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl तो हमने एसिडिफाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है। CH डबल बॉन्ड NH होता है इमिनो कंपाउंड मेन, ठीक है। बेसिक सी रिएक्शन है गटामैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, सब लर्न करना है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगली है क्लोरोमिथाइलेशन। इसमें क्या होता है? सिंपल फॉर्मल्डिहाइड और ड्राई HCl ले लियो। यहाँ क्या ले लियो? फॉर्मल्डिहाइड और ड्राई HCl। तो यहाँ आपका बेंजाइल क्लोराइड बन गया था, बेंजीन पे CH2Cl लग जाता है और वाटर निकल जाता है। ये CH2, ये Cl, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, वाटर निकलेगा, CH2Cl बैठेगा और वाटर निकल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा? बेंजाइल क्लोराइड। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से बेंजीन की याद रखनी है। अगली मर्क्यूरिक एसिटेट। ये क्या होता है? सिंपल सॉल्ट है, देखो एसिटेट है, ये क्या? CH3COOHG, और यहाँ पर एक और CS, थोड़ा साफ जगह बना दूं, यहाँ हौच पौच हो जाएगी नहीं तो, CH3COOHG, और यहाँ पर भी CH3COO, क्योंकि Hg+2 होता है ना, ये -1 तो मर्क्यूरिक एसिटेट है ये, ठीक है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए, तोड़ ले, इसको तोड़ और यहाँ से H को तोड़ ले, H के साथ गया ये वाला हिस्सा, एसिटिक एसिड बन गया, बचा क्या? HgCH3COO। इस Hg को पकड़ियो, इस बेंजीन के सर पे बिठा दियो, ये बन जाएगा। क्लियर है? एक तो एसिटिक एसिड बन गया और एक आपका मर्क्यूरिक फिनाइल एसिटेट, ठीक है, हाँ या ना? दैट्स इट, बेसिक सा केस बना, ठीक है। चले आगे। ये तो बेसिक सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेंजीन की, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिक से नाम वाली रिएक्शन है, सब रटनी है, उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। रिएजेंट लिखे हैं, प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। जितना रटोगे अच्छा से उतने ज्यादा आपको आसानी रहेगी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि रिएक्शन आपको बना के दे दिया, अब आपसे नाम पूछ लिया या रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ लिया, तो अगर आपको नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होंगी तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलें अब यूजेस की बात और कर ले बेंजीन के। तो जनरली बेटा ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं इसे, सॉल्वेंट की भी तरह यूज किया जाता है, इससे एक्सप्लोजिव बनाते हैं हम ट्राइनाइट्रोबेंजीन जैसे, और ये बहुत ही अच्छे बेंजीन के डेरिवेटिव जितने भी हैं, इतने सारे पढ़ा दी, बेंजल डिहाइड, फिनॉल, फिनॉल, ये सब बनाने में हेल्प करती है कौन? बेंजीन। कौन हेल्प करती है? बेंजीन। बेसिक सी कंडीशंस थी, उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये था बेंजीन के बारे में, पहला एरोमेटिक, पहला अरीन करा दिया मैंने आपको पूरा, कौन? बेंजीन। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसी के भाई की बात कर रहा हूं मैं, भाई मतलब इसका कजिन मान सकते हो आप इसे, टोलुइन। कौन है? टोलुइन, ठीक है, बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी का भाई है, बस थोड़ा सा फर्क है। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, देख ले जरा ध्यान से, CH 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 और यहां CH, डबल बॉन्ड होता है 1 2 3, ये कौन है? बेंजीन। टोलुइन का फर्क देखियो, CH, यहां CH, यहां पर CH
और यहाँ पर CH। ज़्यादा कोई फर्क होता नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है, बस एक CH हटके एक H हट जाता है और वहाँ CH3, इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से इसका कजिन ही हुआ एक तरीके से, हाइड्रोजन हटके CH3 रख गया। दिस इज कॉल्ड टोलुईन। क्लियर है? इसी को हम टोलुईन के नाम से जानते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। चले आगे। अब इसमें भी वही चीजें बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा यहाँ पर भी ज्यादा कोई दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला सोडियम टॉलुएट। यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन से बना रहे हैं, वहां पर भी डिकार्बोक्सिलेशन से ही बना रहे थे। C6H4CONA और CH3। अब ये दिखेगा कैसे? ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसको लिटा के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे गोला बना लियो, यहाँ बना ले CH3, यहाँ बांध लो COONA। तो इससे तो ये गया और NaOH का Na हो गया, तो Na2CO3 उड़ो। ठीक है, ये हाइड्रोजन लेके यहाँ बैठा दियो, ये बन जाएगा। दिस इज C6H5 एंड दिस इज CH3। अभी तो बनाया है, एक H हटा के CH3 लगा दिया, तो C6H5 CH3 बेंजीन बन गया। Na2CO3 निकल गया और CaO साथ में निकल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सा केस है, याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ है ना? तो सोडियम टोलुएट से हम सीधा टोलुईन क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा टोलुईन, ये कुछ ऐसा होगा। ये C6H5 CH3 जो है वो ये है, सामने है, यहाँ CH3 बैठा लियो। ठीक है, चलें आगे। अगली कौन है? फ्रिडल क्राफ्ट। ये तो अभी लिखाई है थोड़ी देर पहले। CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन, बेंजीन की प्रेजेंस, बेंजीन के साथ। तो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया और CH3 ज्वाइन हो गया, टोलुईन बन गया। चले आगे। ESR है, ये तो आती होगी। चले अगला क्रेसॉल से। क्रेसॉल बेटा ये होता है बेंजीन के ऊपर एक CH3 और ऑर्थो पोजीशन पे OH बेटा है। जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन में भेज दियो। ठीक है, सीधा OH हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा, टोलुईन बन गया। कैसे? क्रेसॉल से। इसे कहते हैं क्रेसॉल, याद रखें सब लोग। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 नॉमेनक्लेचर में सिखा चुका हूं। अगला क्लेमेंसन्स रिडक्शन, एल्केन बनाते टाइम सिखाया था मैंने। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिडक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का होता है, सीधा ये एल्डिहाइड है, कन्वर्ट इनटू एल्केन, सिखा दिया है। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, सेम टू सेम क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, कोई फर्क नहीं है। CHO को डायरेक्ट हमने एल्केन में कन्वर्ट कर दिया है। जितना भी ऑक्सीजन था वो वाटर निकल जाएगा और बचे हुए हाइड्रोजन इसमें फिट होकर CH3 में कन्वर्ट कर देंगे। अगला वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये थोड़ा अलग है। वुड्स रिएक्शन मैं सिखा चुका हूं, ये वाली होती है वुड्स रिएक्शन। देखो RX + 2Na + RX बताई थी मैंने वहां पर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम होता है। किसकी प्रेजेंस में काम होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम होता है। तो NX निकल गया, R और R लिंक हो जाते हैं। कौन जुड़ जाते हैं? R एंड R लिंक हो जाते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये सारे काम चलते हैं। किसकी प्रेजेंस में ये सारे काम चलते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये सारे काम चलते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ या ना? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम होते हैं। वुड्स रिएक्शन थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वुड्स में हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वो एल्काइल हैलाइड थे, जिसमें R लगा होता है वो एल्काइल होता है। जहां बेंजीन जैसे आ जाते हैं वो अराइल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वुड्स रिएक्शन में तो हम केवल एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, बट वुड फिटिंग में हम एक तो एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक अराइल हैलाइड। दिस इज क्लोरोबेंजीन और ये मिथाइल क्लोराइड। ये एल्काइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है, जहां पर बेंजीन के साथ हेलोजन आ जाए। ठीक है, यहां पर भी वही किया है, यहाँ पे बस फर्क वही है एल्काइल और अराइल का। तो एल्काइल हैलाइड में से भी Cl निकाला, अराइल हैलाइड में से भी Cl निकाला, सोडियम के साथ भेज दिए, NaCl निकल गए। वही है ड्राई ROR मतलब ईथर है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम हुआ है। तो सीधा ये बेंजीन इस CH3 से ज्वाइन होकर टोलुईन। तो कौन सी रिएक्शन हुई? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सी हुई? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन तो समझ गए, जो एल्केन में से गई थी एल्काइल हैलाइड से। ये कौन सी है? वुड्स फिटिंग। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आती है किसके? टोलुईन के। चले आगे। इसी का एक और भाई होता है फिटिंग रिएक्शन। मैं नोट की तरह लिखना है, किसकी तरह लिखना? नोट। एक और होती है कौन सी? फिटिंग। अब इसमें फर्क क्या है? वुड्स में हम क्या यूज कर रहे थे? एल्काइल हैलाइड। वुड्स फिटिंग में क्या यूज कर रहे हैं? एक एल्काइल हैलाइड है और एक अराइल हैलाइड है। और फिटिंग में हम दोनों अराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन को यूज कर रहे हैं। फिटिंग में हम दोनों के दोनों अराइल हैलाइड को यूज कर रहे हैं। सीधा NaCl यहां पर भी निकलेगा, दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बन गया। क्या बन गया? डाइफिनाइल। इसको कहते हैं हम फिटिंग रिएक्शन। तीन आ गए, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और इन दोनों कॉम्बिनेशन
वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स में हम एल्काइल हैलाइड की मदद लेते हैं सोडियम ट्राई ईथर के साथ एल्केन बनाने के लिए। फिटिक में हम अराइल हैलाइड को सोडियम और ट्राई ईथर के साथ बनाते मिक्स करा के प्रोडक्ट बनाते हैं। और वुड्स फिटिक में एक तो अराइल हैलाइड होता है और एक एल्काइल हैलाइड होता है, तो वहां पर फर्क आ जाता है प्रोडक्ट में। दैट्स इट, बेसिक सी रिएक्शंस है, आ जानी चाहिए। अगली देखें, क्या एरोमेटाइजेशन। वहां हमने किसकी कराई थी, नॉर्मल हेक्सेन की, या हम कराते हैं नॉर्मल हेप्टेन की। कौन है ये, नॉर्मल हेप्टेन। सेम रिएजेंट Cr2O3 CO V2O5 Al2O3 620 डिग्री सेल्सियस। वहां पे बेंजीन बनना था, यहाँ टॉलुइन बनना है, और वही हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पर, वहां पर भी निकले थे। सेम रिएक्शन है, 0% कोई भी फर्क नहीं है, 0% का डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है भैया। A to Z सेम टू सेम रिएक्शन होती है। चले आगे, अगली लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H। क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस। ये देख, वाटर H2SO4 निकला, क्या निकला, H2SO4, H जुड़ जाएगा, वाटर है ये, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक। बेंजीन ये क्या, मिथाइल एरिया, सल्फोनिक एसिड एरिया, वाटर के साथ किया, H2SO4 गायब, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, टोलुइन। दैट्स इट। ये बेसिक सी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, टोलुइन। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा, याद होना है, सब याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीजें याद करने वाली है, बेसिक सी। अब बेंजीन वेंजीन भी बताऊं बना के तो फिर दिक्कत है भैया। अब इतना पढ़ लिया आपने ऑर्गेनिक, मुझसे अब भी बेंजीन बनाने की जरूरत पड़ रही होगी तो दिक्कत है। और अगर जिसने अभी से शुरू करी वो पहले शुरू के लेक्चर्स को कंप्लीट कर ले, तब सुनना ये सारी चीजें, तब इजी लगेंगी, नहीं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। इससे अच्छी नींद किसी सब्जेक्ट में नहीं आएगी, नहीं तो आपको। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, चलें देखे ध्यान से। सबसे पहला, कलरलेस लिक्विड है, कैरेक्टरिस्टिक खुद की ऑर्डर होती है टोलुइन की। पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी से हल्का होता है, बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस, मोर देन बेंजीन। मोर देन बेंजीन किससे ज्यादा होता है, बेंजीन से ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगला देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आओ। ठीक है, किस पे आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेंजीन में मैंने बोला था बेंजीन का ऑक्सीडेशन ढंग का नहीं होता, बेकार होता है ऑक्सीडेशन बेंजीन का। बेंजीन ऑक्सीडेशन ना के बराबर शो करता है, टोलुइन में ऐसा नहीं है। टोलुइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन कर देता है। अभी देखें क्या, सबसे पहली ऑक्सीडेशन में तो मैं बात करूंगा कंबशन की, वहां पर भी था, यहां पर भी है। टोलुइन लियो, एयर के साथ रिएक्ट कराइयो, CO2 और वाटर बना दियो। बैलेंस आप कार्बन के हिसाब से कर सकते हैं, ये कार्बन, 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 देख के बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लो, सामने लिखी हुई है रिएक्शन। चले आगे, अगली मेन है ये ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, बस दो ही के साथ कर रहा था, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड AgO। एक तो वो रिएक्शन हो रही थी और एक V2O5 के साथ हो रही थी, पर टोलुइन के साथ ऐसा नहीं है, वो कर जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट। सबसे बेहतरीन करता है CrO2 Cl2 के साथ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। टोलुइन लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा ये, ठीक है, क्लोरीन नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन है, किसकी प्रेजेंस में, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड और वाटर निकलता है, एक ऑक्सीजन तो इसमें फिट रह जाता है और दो हाइड्रोजन निकाल के वाटर बन जाता है। प्रोडक्ट सीधा कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। कौन से डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड। कौन है ये, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से एक और है सबसे बेस्ट, ये इसका मुकाबला नहीं है भाई, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन विद एसिडिक एंड अल्कलाइन KMnO4, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टोलुइन को छोड़ते नहीं है। बेंजीन की, इसकी बेंजीन की जो रिंग है, आई मीन इसकी जो साइक्लिक रिंग है, उस पे फर्क नहीं पड़ता, ये जो साइड ब्रांच CH3 लटक रही है ना, इस पे फर्क पड़ता है सारे, इस पे फर्क देख लो। ऊपर वाले में भी CrO2 Cl2 में भी CHO ही बनाया था मैंने, ठीक है, इस केस में भी इसी CH3 पे फर्क पड़ेगा। तो अब वहां दो ऑक्सीजन थे, ये उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसे कार्बोनिल तक ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये इसका धुआं मचा देते हैं, ये इसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। काय में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन लिए तो 2 तो ये भेज गए, एक वाटर निकल गया, तो बेंजो आई मीन टोलुइन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर किसी बेंजीन के ऊपर साइड ब्रांच में यहाँ कोई भी बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, उन सबको ये COOH में कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट कर देता है, COOH। अब साइड ब्रांच कोई हाइड्रोकार्बन की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन, तो वही लिखा है साइड ब्रांच इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। नोट बना दिया इसी वजह से, इस रिएजेंट के लिए, ये जो नोट है वो इस रिएजेंट के लिए, ना कि टोलुइन।
टॉलुइन तो कर ही रहा है इसके साथ रिएक्ट बेंजोइक एसिड में, बट इस रिएजेंट के लिए नोट है, ये रिएजेंट इतना बढ़िया है कि अगर कोई साइड ब्रांच बैठी है, भले ही उसका नेचर कैसा भी हो, चाहे उसकी लेंथ कैसी भी हो, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है काय में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। कब? व्हेन किसी एरोमेटिक कंपाउंड को हम एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएं। तो वो लिखा है साइड ब्रांच इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड लेंथ गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4। तो ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर कितनी भी लंबी चेन बैठी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी साइड चेन कितनी कैसी भी हो, कैसा भी नेचर हो, कैसी भी लेंथ हो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उन सब साइड ब्रांच को ये COOH में कन्वर्ट कर देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड लेंथ। केवल एक एक्सेप्शन है, वो अभी इसमें लिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो रहा है, क्या बैठा है CH2CH3, टॉलुइन तो नहीं है, बट स्टिल अगर एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4 है, गायब कौन? COOH। अब यहां मैंने कुछ और बदल दिया, CH2H, कोई फर्क नहीं पड़ेगा से, भाड़ में जा, COOH। चले आगे, इसी तरीके से CH2Cl है, एसिडिक एल्कलाइन, कोई दिक्कत नहीं, COOH। एल्डिहाइड है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, COOH। दो बैठा ले खुश है, ये भी COOH, ये भी COOH, ये बन गया। ऊपर वाले ये बेंजोइक एसिड, ये तो सारे बेंजोइक एसिड है, बट यहाँ दो बैठा दिए तो इस एसिड का नाम याद रखें, थैलिक एसिड कहते हैं। अब दो CH3 बिठाए, दोनों को ही काम करेगा, एक पे काम नहीं करेगा, दोनों को करेगा। तुम भाई निपटाओ काम, लड़ाई मत करो, तेरे को भी COOH बनाए दो, तेरे को भी। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसलिए हो रहा है, बट इस एरोमेटिक रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। साइड ब्रांच में जो भी हो रहा हो, खेल हो रहा होगा, पर इस रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 6 कार्बन की रिंग बनी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी COOH, इसको भी, और इस एसिड को कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? थैलिक एसिड, याद रखें। देख ले एक और CH डबल बॉन्ड CH2, अब अनसैचुरेशन वाला बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, COOH बनाओ। क्या बनाओ? COOH। इस कंपाउंड को कहते हैं हम स्टाइरीन, नाम लिख रखे हैं, याद रखना। इस बेंजीन के ऊपर अगर CH डबल बॉन्ड CH2 को बिठाएं तो इसे कहते हैं स्टाइरीन। ये मेरे ख्याल से पॉलीमराइजेशन जब पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? पॉलीमराइजेशन। एल्काइंस में पॉलीमराइजेशन लीनियर वाली पढ़ा रहा था, तो वहां स्टाइरीन लिया था मैंने, वहां पे स्टाइरीन लिया था, देखना जाके। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाले बिठा ले। अच्छा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये रहा। अब इसमें भी एसिडिक एल्कलाइन के बराबर कुछ नहीं, COOH बना दे। इसी तरीके से ये वाला केस देख, अब यहाँ इस CH पे भी मैंने 2 CH3 बिठा दिए, एसिडिक या एल्कलाइन के बराबर कोई फर्क नहीं, COOH बना दे। बट केवल इस केस में ऐसा नहीं हो पाता। साइड ब्रांच अगर डायरेक्ट टर्शरी कार्बन से जुड़ रही हो, अगर कभी भी साइड ब्रांच डायरेक्ट टर्शरी कार्बन से जुड़ रही हो, तब एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4 काम नहीं कर पाता। अगर साइड ब्रांच है और वो अगर बाई चांस उस साइड ब्रांच का जो लिंकेज है वो इस बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के किसी टर्शरी कार्बन से है, तो वो उस कंडीशन में एल्कलाइन या एसिडिक KMnO4 एक्टिव नहीं होता। बाकी कैसी भी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बट जो साइड ब्रांच है, अगर वो बेंजीन में जुड़े तो वो टर्शरी कार्बन से नहीं जुड़े, सेकेंडरी से जुड़ ले, प्राइमरी से जुड़ ले। बट इस केस में दिक्कत आ जाती है जब साइड ब्रांच का कौन सा कार्बन, टर्शरी कार्बन बेंजीन की रिंग से अगर जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4। तो इस केस में कोई प्रोडक्ट बन के नहीं आता। एक्सेप्शन नहीं मान सकते, एक केस मान सकते हो जहां पर एसिडिक एल्कलाइन KMnO4 फेल हो जाता है। चले आगे, कौन से केस में? जब टर्शरी कार्बन से लिंक होती है बेंजीन की रिंग, नहीं तो बाकी कोई भी कैसा भी नेचर हो, कैसी भी लेंथ हो साइड ब्रांच की, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 उस साइड ब्रांच को काय में कन्वर्ट कर देगा? COOH एसिडिक ग्रुप में। दैट्स इट। चले आगे, बेसिक सी ऑक्सीडेशन तो 3 तरीके की बढ़ा दी मैंने। कंबशन तो उसका भी हुआ, इसका भी हुआ। बेंजीन बट अनरिएक्टिव होता है, टॉलुइन नहीं होता, क्योंकि टॉलुइन में साइड ब्रांच आ जाती है जिसका हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड तो उसे केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है, पर एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4 उसे बेंजोइक एसिड बना देते हैं। चले आगे, तो ये तो बात हुई भैया इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, किसके बारे में? ऑक्सीडेशन। अगली देखें भैया, अब हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, हाइड्रोजन ऐड कर ले सीधा। 3H2 निकल कैटलिस्ट है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन था, यहाँ पर था, ये गोला क्या मतलब समझ गए ना। अब मैं आपके लिए थोड़ा करेक्ट कर दूं इसे, जिससे आप आसानी से समझ पाए। ये गलत नहीं है, ये सही बन रहा है अपनी जगह, बट मैं डबल बॉन्ड बना के दिखा दूं तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जहां जाए वहां हाइड्रोजन, यहाँ बिठा लियो, यहाँ बिठा लियो, यहाँ बिठा लियो। अनसैचुरेशन सारी खत्म, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा।
सीधा हाइड्रोजनेशन है, सीधा हाइड्रोजनेशन है। चले आगे, अगला मेन है ये हेलोजिनेशन। वहां पर दो केस पढ़ाए थे मैंने, किसमें, बेंजीन में। क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर कैटलिस्ट। दूसरा केस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर कैटलिस्ट। यहां तीसरा केस भी आता है। एक केस में लेंगे हम डायरेक्ट क्लोरीन को पास करेंगे टॉलुइन के थ्रू। तो यहां तीन पॉसिबल केस, पहले दो वाले तो पढ़ ले, जैसे किसमें था, बेंजीन में। पहले केस में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर कैटलिस्ट, और हेलोजन कैरियर कैटलिस्ट कौन होता है, याद रखना है, इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, समझ गए होगे, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां डबल बॉन्ड, तो यहां दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, यहां दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, यहां दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, और सारे अनसैचुरेशन खत्म, कुछ ये बन के आएगा C6H6H5, नॉट 6 क्योंकि एक CH3 है, C6H5Cl6CH3, ये बन के आएगा। यहां पर एक एक H बिठा लियो, यहां पर एक एक H बना लियो, ठीक है, ये बन के आएगा C6H5Cl6CH3। इसे कहते हैं टॉलुइन हेक्साक्लोराइड। इस केस में एडिशन होता है, क्या, सनलाइट की प्रेजेंस है बट कैटलिस्ट की एब्सेंस है, तो यहाँ एडिशन होता है। क्लियर है, बट वहीं पे हम बात करें किसकी, सनलाइट की भी प्रेजेंस हो और कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो, तो वहां होता है कौन, ESR। और ESR कराने के लिए यहाँ पर हमें इस ग्रुप का इफेक्ट देखना पड़ेगा। CH3 का +M इफेक्ट होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो यहां पर बिठाएगा ये Cl को या यहां पर, दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पर बिठाएगा Cl को या यहां, तो दोनों पॉसिबिलिटी क्लियर कराई जाती है। क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 ZnCl2 कुछ भी ले ले, एक बार यहां बैठा ले, एक बार यहां बैठा ले, एक बार ऑर्थोक्लोरोटॉलीन बना ले, एक बार पैरा, और मेजर हमेशा पैरा वाला होता है। कौन होता है, पैरा वाला, बैलेंस्ड सिमेट्री होती है, इसलिए मेजर हमेशा पहला पैरा वाला, पहला नहीं पैरा, पैरा क्लोरोटॉलीन, और ये ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, समझ गए होगे +M इफेक्ट के हिसाब से। तो वही चीज है, यहाँ ESR होती है, यहाँ एडिशन रिएक्शन है। चले आगे, अगला तीसरा केस में क्या हो रहा है, जब कभी क्लोरीन को अगर हम बॉइलिंग टॉलुइन से पास करते हैं तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और वो भी साइड ब्रांच में। कहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, साइड ब्रांच में। रिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं, ESR वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं, साइड ब्रांच वाला सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां पर CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का तरीका ये एक टाइप का अलाइल ग्रुप है ये, सॉरी विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये विनाइल जैसा काम करता है। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, देखें अब क्या हो रहा है, तो साइड ब्रांच कौन है, ये कौन है, साइड ब्रांच। तो जब क्लोरीन को हम टॉलुइन को बॉईल करते हैं, क्या करते हैं, टॉलुइन को बॉईल, तो जब क्लोरीन इसके थ्रू पास किया जाएगा तो इसके एक एक हाइड्रोजन हटते जाएंगे, क्लोरीन लगते जाएंगे, तो ये -HCl कर लियो। तो Cl2 को किससे, बॉइलिंग टॉलुइन के थ्रू अगर हम पास करें, किसके थ्रू पास करें, बॉइलिंग टॉलुइन के थ्रू पास करें, तो CH3 का एक एक H हटता जाएगा, Cl, पहले बेंजाइल क्लोराइड, फिर बेंजाइलिडीन क्लोराइड, और फिर लास्ट बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्या बन जाता है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये जानते हैं, बेंजाइल, बेंजाइलिडीन एंड बेंजो। क्लियर है, तो तीसरा केस याद रखें, जब क्लोरीन को पास किया जाता है बॉइलिंग टॉलुइन के थ्रू। तो तीन केस आ गए, पहला सनलाइट प्रेजेंट, हेलोजन कैटलिस्ट एब्सेंट, तो वहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटेंगे, एडिशन हो जाएगा। दूसरा केस सनलाइट प्रेजेंट, कैरियर कैटलिस्ट प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे। और लास्ट केस क्लोरीन को पास करेंगे बॉइलिंग टॉलुइन के थ्रू, तो ये जो CH3 बैठा है टॉलुइन का, उसके हाइड्रोजन हटेंगे और Cl लगते चले जाएंगे, और लास्ट में बेंजो ट्राई क्लोराइड बन जाएगा। और बेंजो ट्राई क्लोराइड में थोड़ा करेक्शन कर लो, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, वहां पे डायरेक्ट C और 3 Cl आ जाएंगे। मैं बना देता हूं इसको वापस से, ये रहा बेंजीन, बेंजो ट्राई क्लोराइड को थोड़ा करेक्ट कर ले, ये C, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ऐसे आएंगे, H हटा लेना। ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। चले आगे, अब इस बेंजो ट्राई क्लोराइड की एक रिएक्शन और अच्छी है, ये बेंजो ट्राई क्लोराइड बहुत इजीली किसके साथ, एक्वस KOH के साथ हाइड्रेशन में चला जाता है, बहुत इजीली इसका हाइड्रेशन करा दिया जाता है, बहुत इजीली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो कर लेता है। तो इसको अगर हम एक्वस KOH के साथ बॉईल कर दें तो इसके तीनों क्लोरीन हटके 3 OH बन जाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं होती। और जब भी एक कार्बन पे जब 2 OH स्टेबल नहीं होते तो 3 तो घंटा ही नहीं होंगे, तो क्या कर देंगे हम, वाटर निकाल देंगे, H2O गायब। तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा COOH बच गया,
तो काय में कन्वर्ट हो जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड। तो ये स्पेशल केस है, मतलब एज अ नोट मान लेना, उस रिएक्शन का हिस्सा मत बनाइए, एज अ नोट बना लियो, ठीक है। अगर अगर हम बेंजो ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। चलें आगे देखें। अगला नाइट्रेशन देख लो भैया, सब्स्टिट्यूशन है ESR CH3 का इफेक्ट देखो। बेंजीन में तो हमें कोई इफेक्ट नहीं देखना पड़ रहा था क्योंकि वहां कोई साइड ब्रांच थी नहीं, या एक तरीके से यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट बैठा नहीं था, बट यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ कौन है CH3, तो नाइट्रेशन में वही कंसंट्रेटेड HNO3 and H2SO4 कौन आएगा यहाँ पर, NO2 काम करने आएगा। तो ये कैसा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा, या तो यहाँ बिठा ले या यहाँ, तो एक तो बन गया ऑर्थो और एक बन गया पैरा। मेजर कौन होगा समझ गए होगे, ठीक है, हाँ या ना, एक बन गया ऑर्थो दूसरा बन गया पैरा, मेजर समझ गए होगे कौन होगा आप, ठीक है, हाँ या ना। तो क्या है, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन, कौन मेजर है, पैरा वाला, क्लियर है। बट अगर हमने एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 दे दिया तो इसकी जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है, इसकी कितनी है, दो, ये वाली ऑर्थो है ये वाली पैरा, तो जहां जहां ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां वहां NO2 बैठ जाएगा और ये बन के आ जाएगा। इसको कहते हैं हम TNT, जो कार्टून्स वगैरह में एक्सप्लोजिव के तौर पे दिखाया जाता है जनरली। अगर आप कार्टून्स वगैरह के शौकीन है तो देख लेना, बहुत सारे कार्टून्स में TNT दिखाया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव। लोनली टून्स वगैरह आते थे पुराने जमाने पे, ठीक है, अब शायद पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, बट उनमें दिखाया जरूर जाता था ये TNT एज अ एक्सप्लोजिव। यही होता है ट्राइनाइट्रोटोलिन, वो TNT जो दिखाते हैं ना एक्सप्लोजिव, वो यही होता है ट्राइनाइट्रोटोलिन। पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ से काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 2 4 6 2 4 6, काउंटिंग करना भी मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद लिख लेना, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। चले आगे अगला केस देखें, ठीक है, तो सिंपल केस है। चले अगला सल्फोनेशन, भाई ये भी ESR ही है एक तरीके की, इसमें भी वही ऑर्थो या पैरा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक बना ले ऑर्थो टोलिन सल्फोनिक एसिड, एक बना ले पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड। समझ गए होगे मेजर कौन है, समझ गए होगे मेजर कौन है, पैरा वाला। चले आगे, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट में सेम ESR है भैया, ऑर्थो या पैरा, यहाँ बिठा ले या यहाँ बिठा ले, तो CH3 बिठाने तेरे को समझ गया होगा, HCl निकल जाएगा, तो या तो ऑर्थो बना ले या पैरा, समझ गया होगा मेजर कौन होगा, कौन होगा, पैरा वाला, ठीक है, हाँ या ना। और इसे कहते हैं हम क्या, जाइलीन। बेटा ये सारे नाम आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा चुका हूं, जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की, पर फिर भी बता रहा हूं मैं, क्लियर है। कौन है, पैराजाइलिन, और ऑर्थोजाइलिन कौन मेजर है, पैराजाइलिन। चले आगे, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिक सी ये वाली रिएक्शंस तो मेरे को बतानी भी नहीं चाहिए, बट बता रहा हूं मैं, क्योंकि ESR है, आसानी से आप पे खुद आनी चाहिए। NO2 कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो मैंने आपको रिएजेंट सिखा दिए हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है CH3, तो या ऑर्थो बिठा लियो या पैरा, पहले ऑर्थो पैरा बना ले, एक्सेस में लोगे तो तीनों पोजीशन पे, सेम काम यहाँ ऑर्थो पैरा एक्सेस में लेगा तो तीनों पोजीशन सेम का यहाँ, और अगर नॉर्मल लेगा तो एक एक करके कराते हैं। फ्रीडल ग्राफ में एक्सेस वाली बात ही नहीं होती फ्रीडल ग्राफ में। तो चले आगे, तो ये बेसिक सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं टोलुइन की। चले अब बात कर रहे हैं हम यूजेस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूजेस। अब उसके यूजेस थे, अब इसके भी होंगे डेफिनेटली। वो सॉल्वेंट था, ये भी सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। उससे हम एक्सप्लोजिव बनाते हैं TNB, इससे बनाते हैं TNT। अब यहाँ TNT थोड़ा अच्छा काम करता है तो उसको और भी चीजों में यूज कर लिया जाता है। तो एक और है एक्सप्लोजिव TNT को, अगर हम सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एक्सप्लोजिव होता है थोड़ा सा नेचर में, अगर इन दोनों का मिक्सचर यूज करें तो TNT अलॉन्ग विद सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट is used as explosive under the name of amatol। एक और एक्सप्लोजिव है amatol। इसमें क्या होता है, TNT और सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, ये भी एक एक्सप्लोजिव है। साथ ही साथ अगर ये एक्सप्लोजिव है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता होगा, तो ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जब ये फटता है, जब ये एक्सप्लोड करेगा, गैसेस निकलेंगी, तो वो कौन कौन सी गैसेस निकलती है वो मेंशन्ड है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ इस टोलिन को हम क्या बनाने में हेल्प करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। वहां लिखा था बेंजीन के डेरिवेटिव्स, तो यहाँ हम टोलिन के डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं। जाइलिन वगैरह बनाने में भी हेल्प कर रहा है ये, या बेंजोइक एसिड बनाने में भी हेल्प करता है, बेंजल्डिहाइड बनाने में भी हेल्प करता है, वही CrO2 Cl2 अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। एक तो टोलिन के डेरिवेटिव्स भी बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऐसे कंपाउंड भी बनाने में हेल्प करता है। कौन, टोलुइन। दैट्स इट,
सिंपल से केसेस थे, उम्मीद करूंगा याद हो जाने चाहिए। सारी चीजें याद करने वाली है बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, सारे रिएजेंट बता दिए, तरीका करने का सब सिखा दिया मैंने मैकेनिज्म में, A to Z सारी चीजें एक एक पॉइंट सिखा चुका हूं मैं। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया होगा डेफिनेटली मजा आ रहा होगा और क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें, ठीक है। अगर नहीं है तो दिक्कत आती है, मुझे भी पता है ये वाली प्रॉब्लम चीजें, बट इसको एक्सप्लेन करना अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रह गया है, क्योंकि मैकेनिज्म जितनी भी थी सब सिखा चुका हूं। अब आपको केवल रिएक्शन आनी चाहिए। H हटाओ, यहाँ से H हटाओ, NO2 लगाओ, H हटाओ, NO2 लगाओ, सेम काम यहाँ है, H हटाओ, SO3H लगाओ, यहाँ पे H हटाओ, CH3 लगाओ, कुछ नहीं, HCl वगैरह बाई प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं खुद। क्लियर है? तो ये बेसिक सी बात थी भैया किसकी, बेंजीन की और टॉल्यूइन की, जो बेसिक से दो एरोमेटिक कंपाउंड्स या दो अरीन्स हमें पढ़ने थे वो मैंने क्लियर करा दिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें ढंग से कम 100-150 तो मिनिमम तो करो ही करो एक एक टॉपिक के। अगर एल्केन के कर रहे हो, एल्कीन एल्काइन, तो कम से कम 700 से 600 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही करने हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ऑर्गेनिक याद होगी लंबे टाइम तक, नहीं तो जल्दी भूल जाओगे आप। और इसको टच में रखना पड़ेगा आपको, बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे। इसकी रिएक्शन एक दिन में याद होने वाली नहीं होती है, इनको टाइम लगता है। पर टाइम कैसे लगता है, बार बार रिवाइज कर करके हमेशा के लिए सॉलिड हो जाएंगी। बच्चों वाली रिएक्शन लगेगी, ओरली बोलोगे आप लोग। क्लियर है? बट शर्त, मेन बात, आप जितनी बार इसको रिवाइज करोगे खुद याद करोगे। हमने पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, समझना एक ही बार होता है, उसके बाद खुद याद करना होता है। आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हो उस ऑर्गेनिक पे, वो आपको अपने आप नंबर में फर्क दिख जाएगा। क्लियर है? अगर आप टाइम दोगे इसे, थोड़ा इसको टाइम लगता है समझने में, याद करने में, बट अगर आपने टाइम नहीं दिया तो ये वीक रह जाएगी। ठीक है? और ये हाइड्रोकार्बन मैंने आपको इतना पढ़ाया, इतना पढ़ा दिया, इतना डिटेल में, इतने सारी चीजें करा दी है कि अब आपको 12th क्लास का जब सिलेबस चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सारी रिएक्शन, मेजॉरिटी ऑफ दी रिएक्शंस मैंने यही समझा दिया आपको हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है? चलिए अगले सेशन में 12th वाले पहले ऑर्गेनिक के चैप्टर के साथ मिलता हूं, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तब तक ढंग से इसको रिवाइज कर लें, याद कर लें। अगर आपको ये सेशन जरूर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।